नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। भारत बनेगा इतिहास रचने वाला चौथा देश, इसरो एक और बड़ी छलांग लगाने को तैयार। थोड़ी देर बाद श्रीहरिकोटा से 2 उपग्रहों को करेगा लॉन्च। मनमोहन सिंह के निधन पर शोक में डूबा देश। उधर नया साल मनाने विदेश निकले राहुल गांधी, बीजेपी ने लगाया आरोप तो कांग्रेस नेता ने दी सफाई। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने फिर की बड़ी घोषणा। मंदिरों और गुरुद्वारों के पुजारियों को हर महीने मिलेंगे 18,000 रुपए। कल से शुरू हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। पटना में मुख्य सचिव से मिले बीपीएससी कैंडिडेट्स, बोले परीक्षा रद्द होने तक जारी रहेगा हमारा प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन पर विपक्ष ने तेज की राजनीति। यूपी सीएम आवास के नीचे शिवलिंग खुदाई हो, अखिलेश यादव ने किया दावा। महाकुंभ में निमंत्रण देने पर बोले लोग अपने आप आस्था से आते हैं। सबसे पहली खबर में बात इसरो की। आज भारत फिर से एक और इतिहास रचने वाला है। इसरो एक और बड़ी छलांग लगाने को तैयार है, जिस पर पूरे भारत की नजरें टिकी हुई है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो आज रात 10 बजे स्पार्डेक्स मिशन लॉन्च करेगा। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च होने वाले इस मिशन की सफलता के बाद भारत अमेरिका, रूस और चीन के साथ ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। यह इसरो का साल का अंतिम मिशन है। स्पार्डेक्स मिशन को PSLV C60 के जरिए लॉन्च किया जाएगा। इसरो इस मिशन के जरिए अंतरिक्ष यान को डॉक या अनडॉक करने की क्षमता को परखेगा। डॉकिंग की प्रक्रिया 6 से 10 जनवरी के बीच होगी। वर्तमान में यह क्षमता अमेरिका, रूस और चीन के पास है। आज फिर से बड़ा इतिहास रचने वाला है भारत। देखिए क्या कॉन्फिडेंस आ गया है हिंदुस्तान को और हम लोग जैसे लोगों को, जब से कुछ घंटे बाद एक अंतरिक्ष यान को भेजा जाएगा। एक ऐसा कारनामा होगा, पूरी दुनिया भारत के ऊपर शान करेगी कि हमने अपने इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के जरिए वो काम कर दिखाया जो दुनिया के उन्नत देश कर पाते हैं, जो नासा कर पाता है, EU की स्पेस एजेंसी कर पाती है। और हम इस खबर को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इस कॉन्फिडेंस से कि ये मिशन सक्सेसफुली होगा, ये कॉन्फिडेंस जगाया है इसरो ने। क्यों ये ऐतिहासिक है? ये कोई साधारण सा सैटेलाइट हम लोग अंतरिक्ष में नहीं भेज रहे हैं। डॉकिंग अनडॉकिंग प्रक्रिया को हम एक्सपेरिमेंट के तौर पे आज आजमाने वाले हैं। ये डॉकिंग अनडॉकिंग क्या है? आप लोग कहानी सुनते होंगे। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे मौजूद हैं, तो यहाँ से सैटेलाइट्स जाते हैं और वहाँ जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसमें जाकर के वो जाके सटता है, कनेक्ट होता है और उसके बाद इस अंतरिक्ष यान से लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर जाते हैं। अब इसमें कलाकारी क्या है? बस थोड़ा सा समझने भर की देरी है। ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो पृथ्वी से 406 किलोमीटर की दूरी पे वो घूम रहा है। स्पीड क्या है? उसकी स्पीड है 28,000 किलोमीटर पर आवर। ये जो हवाई जहाज उड़ता है वो 600-800 किलोमीटर के स्पीड से, लेकिन वो जो सैटेलाइट है वो किस स्पीड से घूम रहा है? वो घूम रहा होता है 28,000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। अब वैसे में 2 उपग्रह को आप एक साथ जोड़ते हैं, जिस तरीके से ISS के ऊपर लोग पहुंचते हैं, तो उसको जोड़ने का काम उस स्पीड में, उस ऊंचाई पे, उस जगह, और उससे अनडॉक होकर कैसे वो वापस लौटते हैं, ये सारी चीजें हिंदुस्तान एक्सपेरिमेंट कर रहा है। आज ये सक्सेसफुल होते ही हम एक ऐसा करतब दिखाने वाले हैं कि जिसकी चर्चा
पूरी दुनिया में होगी। जी, वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन की वजह से देश में 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक है। उनके स्मारक को लेकर सियासी घमासान जारी है। इस बीच राहुल गांधी के विदेश जाने की बात सामने आई है। भाजपा का कहना है कि राहुल गांधी विदेश यात्रा पर निकल गए हैं। भाजपा ने दावा किया कि मनमोहन सिंह के निधन पर जहां पूरा देश शोक में डूबा है, वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी नए साल का जश्न मनाने वियतनाम रवाना हो गए हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के आरोप पर सफाई दी है और कहा है कि राहुल गांधी विदेश दौरे पर गए हैं और किसी को भी नीचता से जुड़े मामलों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये अचानक से विदेश दौरा क्यों? देखिए, मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, ये रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन है, इनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। कल तक चीख चिल्ला रहे थे कि बड़े शोक में हैं, हमारे फिलोसफर, गाइड, फ्रेंड सब जो है हमारे मार्गदर्शक नहीं रहे। 2 दिन के अंदर ये सारा शोक जो है वो हवा में उड़ गया, क्योंकि न्यू ईयर पार्टी मनानी है, विदेश जाना है। वैसे बताया जा रहा है वियतनाम गए हैं, वियतनाम के बगल में ही थाईलैंड वगैरह सब है। ऐसा तो नहीं कि वियतनाम में रुकेंगे, कहीं और भी चले जाएंगे, जो अभी तक का इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। क्योंकि जो स्पेशल प्रोटेक्टेड लोग हैं उनके साथ सिक्योरिटी जाती है सिर्फ एक डेस्टिनेशन पे। अगर आपको इटली जाना हो तो आप चले जाएं दुबई, दुबई जाने के बाद अपनी सिक्योरिटी को आप छोड़ दें, फिर उसके बाद जहां जाना है अकेले घूमते रहिए, दोस्तों से मिलना है, कहीं भी जाना है आप करते रहिए। तो अभी डेस्टिनेशन बताया गया है वियतनाम, उसके अलावा कांग्रेस पार्टी ये नहीं बता रहे विदेश दौरे में किस विदेश दौरे पे गए हैं, कहाँ गए, किस काम से गए हैं। और ये जो बार बार कहा जाता है कि ये उनका पर्सनल ट्रिप है, देयर इज नथिंग पर्सनल अबाउट अ पब्लिक पर्सन। एक व्यक्ति जो देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है, जिसको लोग प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं, जो हिंदुस्तान का लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो कहां गुमनामी में किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है, ये हिंदुस्तान के हर नागरिक के जानने का ये अधिकार है। ये बकवास ना करे कोई कि किसी पर्सनल ट्रिप में, पर्सनल क्या होता है भाई? पर्सनल ट्रिप में आप अंधकार में रखेंगे देश को? क्या आप अचानक से गायब हो गए? किससे मिल रहे हैं? आईएसआई के लोगों से मिल रहे हैं, चाइना के लोगों से मिल रहे हैं, डीप स्टेट के लोगों से मिल रहे हैं, जॉर्ज सोरोस से मीटिंग कर रहे हैं, ड्रग माफिया से मिल रहे हैं। ये सारी बातें तो बतानी पड़ेगी। तो देखिए, मैं बार बार कहता हूं, अच्छे व्यक्ति हैं राहुल गांधी, भोले भाले व्यक्ति हैं, राजनीति उनके लिए नहीं है। जो आदमी इतना भी कंट्रोल नहीं कर सकता कि भाई न्यू ईयर पार्टी जो है, शोक समय चल रहा है, हिंदुस्तान में ही रहें, गरीबों के साथ न्यू ईयर मनाएं, जो जिसके पास इतना भी। अच्छा, इसका कारण क्या है? इसका कारण बहुत ही सिंपल है। क्या फर्क पड़ता है उनको? वो विदेश चले जाएं, शोक ना मनाएं, जो मनाएगा वो करेंगे। कांग्रेस पार्टी में कोई सवाल तो खड़ा होगा नहीं इनके लीडरशिप के ऊपर, क्योंकि पार्टी घर की बपौती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसलिए जब कोई चुनौती नहीं है तब तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो राहुल गांधी को बहुत सारे लोग, ये जो तमाम यूट्यूब के ऊपर राहुल गांधी को जननायक बता रहे थे, जननायक जरा ढूंढ के बताओ जननायक कहां है, न्यूयॉर्क में कहां, किस क्लब में है, ये बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि सवाल ऐसे ही पूछे जाएंगे आपसे। जी, इस खबर में बात केजरीवाल की। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों के लिए पुजारी ग्रंथि योजना की घोषणा की है। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि चुनाव में आम आदमी पार्टी के जीतने पर मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथियों को 18,000 रुपए प्रति माह की सम्मान राशि दी जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि मैं कल खुद इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत करूंगा। साथ ही भाजपा से अपील करते हुए कहा कि जैसे महिला सम्मान और संजीवनी योजना को रोकने की कोशिश की, वैसे इसे रोकने की कोशिश ना करें, बहुत पाप लगेगा। एक तरफ केजरीवाल बड़ी बड़ी घोषणा कर रहे हैं और दूसरी तरफ इमामों का प्रदर्शन जारी है। इमामों का कहना है कि पिछले 17 महीनों से उनको सैलरी नहीं मिली है। एक तरफ घोषणा कर रहे हैं और एक तरफ से प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, मुसलमानों के साथ कितना बड़ा धोखा हो गया। यही दिल्ली के सारे इमाम केजरीवाल की माला जपते थे, 17 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, और यह आश्वासन भी नहीं दे रहा है कि भाई अभी दिलवा देंगे, चुनाव से पहले आपके सारे ड्यूज क्लियर हो जाएंगे। क्यों? पैसे नहीं है सरकार के पास। सरकार के पास पैसा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले आतिशी मार्लेना ने केंद्र सरकार से कहा था कि 10,000 करोड़ रुपए जो है हमें
लोन पे दे दिया जाए, नहीं मिला। क्यों? क्योंकि टीचर्स को भी नहीं सैलरी मिल रही, जो एडहॉक वर्कर्स हैं उनको भी सैलरी नहीं मिल रही। ये सिर्फ प्रचार और भ्रष्टाचार वाला जो तंत्र है मीडिया वाले दिखा रहे हैं। अब नया सुगुफा ये कहां से? भाई 18,000 रुपये देना, दे दो। मैं तो पहली बार किसी ऐसे शख्स से मिल रहा हूं जिसकी सरकार चल रही है और वो कह रहा है कि हम बाद में देंगे, अभी दे दो। हेमंत सोरेन ने कहा कि भाई महिलाओं को देंगे, दिया। शिंदे साहब ने कहा भाई हम देंगे, दिया। आप अजीबोगरीब बात कर रहे हो। सरकार आपकी, आप कह रहे हो चुनाव के बाद देंगे। तो ये जो महिलाओं का जो 21,000 रुपये वाला प्लान फेल हुआ, पकड़ धकड़ शुरू हो गई, रजिस्ट्रेशन बंद हो गया, तब इनको लगा कि भाई अब कैसे बीजेपी को फंसाया जाए, कांग्रेस वाले को फंसाया जाए। इमामों के लिए पैसा नहीं है, पुजारियों के लिए आपने ये घोषणा कर दिया और ये कह रहे कि भाई रजिस्ट्रेशन करेंगे जा करके। ये रजिस्ट्रेशन के दौरान अगर अरविंद केजरीवाल उसी तरीके से जैसे महिला सम्मान योजना फर्जी योजना के तहत लोगों का बैंक अकाउंट नंबर, लोगों का फोन नंबर, लोगों का आधार कार्ड, ओटीपी, जो तरह तरह से जो चीजें जो सामने आई है, अगर वैसा ही कर रहे हैं तो दिल्ली पुलिस मस्ट अरेस्ट दिस मैन टुमारो। जी, और अब बात बिहार की। बीपीएससी 70वीं संयुक्त परीक्षा 2024 को रद्द करने को लेकर पिछले 12 दिनों से पटना में विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज ने राजनीतिक रंग ले लिया है। प्रशांत किशोर से लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की बयानबाजी भी इस मामले में शुरू हो चुकी है। पप्पू यादव भी सामने आ गए हैं। वहीं बीपीएससी छात्रों ने मुख्य सचिव से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद छात्रों ने ऐलान किया है कि जब तक री एग्जाम की घोषणा नहीं होती हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। जिसके बाद आयोग के चेयरमैन ने राज्यपाल से भी मुलाकात की है और पूरी स्थिति से अवगत कराया है। मामले में प्रशांत किशोर ने बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांगों पर एक्शन लेने के लिए सीएम नीतीश को 48 घंटे यानी 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। सांसद पप्पू यादव ने भी राज्यपाल से मुलाकात कर इस मामले पर बातचीत की है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो सीएम नीतीश कुमार से मिलने का समय मांगेंगे और बीपीएससी अभ्यर्थियों की समस्या के निराकरण की उनसे मिलकर मांग करेंगे। अब इस पर सियासत क्यों हो रही है? क्योंकि सियासत इसलिए हो रही कि ये सब कुछ पप्पू यादव का किया धराया हुआ है। तेजस्वी यादव भी घुस गए तो प्रशांत किशोर भी आ गए। लेकिन प्रशांत किशोर के बारे में कहना पड़ेगा आपके लिए राजनीति अच्छी जगह नहीं है, आपके लिए नहीं बनी राजनीति। आप छात्रों के पास गए और छात्र थोड़ा सा कुछ बोलना ही शुरू किया, आपने कह दिया कि भाई कंबल हमसे मांगते हो। अजीब कहानी है। आपने छात्रों को ठंड में कंबल दिया तो एहसान कर दिया? एहसान कोई कर दिया क्या? ये ठीक राहुल गांधी की तरह बात कर रहे हैं। ये हवा हवाई ऐसे लीडरशिप नहीं होता। अब गलती सरकार से भी हुई है। जो बातें बातचीत के जरिए सॉल्व की जा सकती है उसमें बच्चों के ऊपर वाटर कैनन इस ठंड में ये लाठीचार्ज और लोगों को घसीटना मारपीट करना, ये कहां की अक्लमंदी है? आपने मौका दिया तो राजनीति भी होगी। अब सवाल क्या है, क्या बच्चे मांग कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं री एग्जाम होना है। री एग्जाम होना है तो इसके लिए कई सारे रास्ते हैं, कई सारे रास्ते हैं। आप उनकी बात को समझिए, समझाइए जनता के। भाई कंफ्यूजन है सब जगह। भाई आप जब जान रहे हो कि इस तरह का माहौल पूरे देश में बना हुआ है, हर छोटी सी बात पे लोग आंदोलन करने लगते हैं, मामला टेंस हो जाता है। भाई नहीं करवा सकते हो मत करवाओ एग्जाम, किसी और को दे दो, वो करवा लेंगे एग्जाम। ये अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन पेपर, कोई क्वेश्चन पेपर हार्ड होता है, कोई क्वेश्चन पेपर कमजोर होता है, आसान पेपर कुछ हो जाते हैं, फिर उसको आप जो है जस्टिफिकेशन करते हो, उसको नॉर्मलाइजेशन करते हो, उसको लेकर के लोग नाराज हैं। तो जो वस्तु स्थिति है, और मैं आपको बता दूं कि छात्रों की मांग भी थोड़ी सी ज्यादा ही लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करने वाली है। भाई 2-3 जगह ये मामला आया कि भाई लेट से एग्जाम हुआ, ये वॉट एवर हैपेंड, लेकिन अब उसके लिए पूरे एग्जाम को ही कैंसिल करवा दें, ये भी थोड़ा सा जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के आप लोग जो है वो डिमांड कर रहे हो। लेकिन फिर भी डिमांड है, लोगों को रोष है,
तो पहली चीज ये कि सरकार को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि छात्रों के बीच में कोई कंफ्यूजन ना जाए। ये पेपर लीक का मामला है, जो कोई नेतागिरी आकर के करता है कि पेपर लीक हो रहा है, उसको पकड़ के पूछिए भाई आपके पास क्या सबूत है। दिक्कत क्या है कि एग्जाम को लेकर के सरकारों ने अपनी साख इस तरह से खराब कर दी है कि कोई एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकले और हल्ला कर दे कि भाई पेपर लीक हो गया है, तो लोग मान भी लेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन छात्रों का मसला है। ये छात्र मेहनत करते हैं। बिहार में सरकारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के अलावा कोई बेहतर अवसर नहीं है। ये तो हाल गत कर दिया है बिहार का आप लोगों ने। लोगों को जो भी पढ़ा लिखा है बिहार के अंदर, वो बिहार छोड़ करके बाहर आ जाता है। मजदूर को मजदूरी नहीं वहाँ मिलती है, वो बाहर चले आते हैं। तो आपने तो पूरे का पूरा सिस्टम ही खोखला कर दिया है। सिर्फ राजनीति वहाँ जमकर होती है। तो ये सरकार की पहली गलती है और सरकार की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि छात्रों को पहले वो मनाएं। जी, आखिरी खबर में बात अखिलेश यादव की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि लखनऊ में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास के नीचे शिवलिंग है और उसकी खुदाई होनी चाहिए। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वो ध्यान हटाने के लिए नए तरीके से अपना रहे हैं और विकास पर ध्यान ही नहीं दे रहे। अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर दिए जा रहे निमंत्रण पर भी कहा कि कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता, कुंभ में लोग अपने आप आस्था से आते हैं। मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। हमने अपने धर्म से सीखा और पढ़ा है कि ऐसे आयोजनों में लोग खुद से आते हैं। जो करोड़ों लोग आएंगे, क्या उन्हें निमंत्रण दिया जाता है? ये सरकार बिल्कुल ही अलग है। अब ये किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं अखिलेश यादव? देखिए, अखिलेश यादव बिल्कुल ही मुस्लिम परस्त राजनीति में इस तरीके से गिर चुके हैं कि इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि किस समय क्या बोलना चाहिए। आपको शिवलिंग मजाक लग रहा है? आपको अपनी राजनीति करनी है, आप राजनीति कीजिए। मुसलमानों को तलवा चाटना है, चाटिए। मुसलमान के वोट के लिए आपको जो नाटक करना है, चौराहे पे बैठ करके कथक करना है, कथक कली करना है, जो करना है आप कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हिंदुओं की आस्था को आपने क्या समझ लिया है? मुख्यमंत्री के घर में शिवलिंग निकल गया, वहां खोद दो। क्या लग रहा है आपको? लोगों ने इसी तरह की घटिया और गंदी राजनीति की वजह से मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम कहने लग गए थे। अखिलेश यादव के लिए भी लोग इस तरह की बातें सोशल मीडिया में करना शुरू कर चुके हैं। ये बार बार और हर बार कभी रामायण के ऊपर, कभी रामचंद्र जी के ऊपर, कभी कृष्ण के ऊपर, कभी वेदों के ऊपर आप इस तरह के गंदी भाषा का और मजाकिया तौर पे यू आर मेकिंग फन। हिंदू आस्था के साथ इस तरह का मजाक मत कीजिए। यह आपकी राजनीति को बिल्कुल खत्म कर देगा। ऑलरेडी आप खत्म हो चुके हैं। सारा दम हवा पानी सब निकल गया। कुछ सीटें लोकसभा में क्या आ गई, आपको लगा कि आप 7वें आसमान पर चले गए। मुंह काला हो गया उपचुनाव के दौरान। क्यों? इन्हीं हरकतों की वजह से, इन्हीं हरकतों की वजह से। आपको बड़ा गुमान है MY के ऊपर। मुसलमान भी, हमारे यादव भी, यही यादव वोटर साहब को वोट करना बंद कर देंगे अगर आप इस तरह से हर 5 दिन के बाद आपकी पार्टी की तरफ से इस तरह की भद्दी और गंदी बातें हिंदू आस्था के लिए की जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।